तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत करते हैं यहाँ पर समर्पण एक पल में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 बायोलॉजी पब्लिकेशन विज्ञान अध्याय नंबर 9। पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। बच्चों अभी तक हम लोग अपवर्तनांक तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ा था अपवर्तनांक क्या होता है और यह कितने प्रकार का। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। हेडिंग लगाइए, अपवर्तन के कारण आभासी गहराई। यदि वस्तु की यदि वस्तु की आभासी गहराई को या डैश से और वास्तविक गहराई को पीएच से दिखाएं तो देखो सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, जल है। जल कैसा माध्यम है वायु की तुलना में? सघन माध्यम है वायु की तुलना में। मान लो इसका नाम क्या है, इस सघन माध्यम को हमने क्या लिया है, जल। और विरल माध्यम को क्या लिया हमने? तो बोलो नहीं पागलों। ठीक, चलो। प्रकाश केवल वायु से किसमें आ रही है? जल में। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा बताओ? हाँ? अम्लम की ओर कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, नीचे सिक्का रखा गया है। क्या रखा गया है? तो लाइट यहाँ से टकराएगी, यहाँ से श्रोता देख रहा है, देखने वाला इसे बनाते हैं। ठीक है, ये आँख। हाँ तो ऐसी होती है, ये आंखें ऐसी होती है, तुम लोग देखे नहीं। तो व्यक्ति को क्या होगा, ये वाली जो रहेगी वस्तु यहाँ न दिखकर यहाँ कहीं पर दिखाई देगी। तो यहाँ मान लो यहाँ किसी की आंखें हैं और यहाँ से वस्तु को देखा जा रहा है। ठीक, यहाँ से वस्तु को देखा जा रहा है। यहाँ से देखो प्रकाश केवल सबसे पहले मान लो प्रकाश, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, पानी के अंदर एक कॉइन रखा गया है, सिक्का। तो ये सिक्का क्या होगा, अगर पानी एकदम पूरी तरह से साफ है, कल आना भी वहां पानी पूरी तरह से साफ है, तो ये सिक्का जो यहाँ से आएगा, यहाँ से किरण चलेगी। तो ये हमने यहाँ पर अभिलंब डाल दिया बस ऐसे जानने के लिए, एक लाइन हमने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। तो प्रकाश किरण सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी। अब बताओ ये सघन माध्यम से आ रही है तो विरल माध्यम की ओर क्या हो जाएगी? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर जाती है कि अविलंब से दूर हट जाती है? तो इसको जाना सीधा चाहिए था इसे, तो सही है बोलो। बट ये ऐसे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हट जाएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है जी, पीछे बढ़ाओगे तो पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पर ये आकर मिलेगा। अब यहाँ से ये जो हाइट नापोगे वही आभासी गहराई है और ये पूरी समझ में आया क्लियर नहीं है? बोलो चलिए मैं कहता बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जल है या कोई तालाब है। इस तालाब में यहाँ कहीं पर एक सिक्का रखा गया है जो ऊपर इस जल की सतह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलेगी किस माध्यम में? ये विरल सघन माध्यम है, विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी, न्यूटन का नियम याद है तुम लोगों को? कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश की किरण उससे टकरा के हमारे पास आएगी तब।
सबसे पहले प्रकाश इस पर पड़ेगी, सिक्के पर, सिक्के से टकरा के आएगी हमारे पास। यानी वस्तु किधर से, प्रकाश कहाँ चल रहा है, सिक्के से आ रहा है, किसकी ओर, हमारी आंखें की। जब प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये सीधे न जाकर अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा, और प्रेक्षक को यहाँ कहीं से देखना पड़ेगा सिक्के को। जब प्रेक्षक यहाँ सिक्के को देखेगा तो ये इसके लिए सीधी लाइन का काम करेगा, तो वस्तु हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यही कारण है कि पानी में अगर आप पेंसिल को डाल दीजिए तो आपको टेढ़ा दिखाई देता है, ऊनी डाल दीजिए तो आपको थोड़ा सा वो भी टेढ़ा दिखाई देता है। समझ में आया क्या, यही प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब सुनिए, तो इस स्थिति में प्रेक्षक को वस्तु थोड़ा सा उठा उठा हुआ दिखाई देती है। ठीक है, अब सुन लो, यहाँ से यानी जहां पर आभासी वस्तु दिखाई दे रही, वहां से सतह की ऊंचाई को यह डैश से दिखा रहे हैं, और टोटल हाइट को यानी पानी की टोटल गहराई को एच से दिखा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से प्रकाश किरण किससे आ रही है, सघन माध्यम से, किसमें जा रही है, विरल माध्यम। तो यहाँ लिखेंगे जल के सापेक्ष, ध्यान देंगे सब लोग, जल के, अच्छा देखो इस वाले कोण को किससे दिखा रहे हैं, आई से, इसको मान लें, इस वाले कोण को, या ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूजन ना हो तो ये आई बना लो, ये क्या बना लोगे, ठीक है। अब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या निकालेंगे, देखो जल है ना पहले डब्ल्यू एन, और वायु का निकाल रहे हैं ए, एन जी बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। तो अगर मैं आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिख रहा हूं तो यहाँ वैल्यू पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आर अपान, पलट दो इसको, ए एन जी कर, ए एन डब्ल्यू कर लो, यह भी पलट जाएगा, साइन आई हो जाएगा अपान साइन आर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले किसकी हाइट को ले रहे हैं बताइए, समरूप त्रिभुज से निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, ये हो जाएगा एच अपान, सिंपल भाषा में अगर बोले आई है तो यहाँ एच वास्तविक, और उसके बाद आर है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, वास्तविक गहराई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है भाई, क्रांतिक कोण, नहीं बोलो, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, थैंक यू। अगली हेडिंग है क्रिटिकल एंगल, सुन लो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो सुनो, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में कौन कोण बन रहा है, ये कि ये वाला। तो ये आपतन कोण होगा, प्रकाश किरण किधर चलेगी, सघन से विरल की ओर, तो आई यहाँ दिखाएंगे और वहां, इतना समझ में आ नहीं है, प्रकाश किरण किधर चलेगी, सघन से, और किसमें जाएगी, विरल में। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई, ये वाला कोण कितना हो जाएगा आर। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण मतलब आर का मान 90 अंश हो जाए, आर का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आया नहीं आया, सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण, इस आपतन कोण को आई सी से दिखाएंगे, सी मतलब क्रिटिकल और आई मतलब इंसिडेंट। ठीक है, तो इसको आई सी से दिखाते हैं, किसी किसी बुक में सी से दिखाता है, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं ना, कितना हो जाए भाई, 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है।
बस सुन लो ध्यान से, ये आने वाली किरण के द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या दिखाएंगे, फिगर यही बना दे, अलग से बनाए, समझ। ये सघन माध्यम है, ठीक है। प्रकाश किरण को इधर डाल रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, हाँ? यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और ये सघन माध्यम से जा रही है, तो क्या ये सीधी जाएगी, बोलो। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है। तो ये वाला कोण हमारा जो बनेगा ये आई है या आईसी बने रहेगा, तो क्रांति कोण कहते हैं। और ये वाला कोण हमारा कितना है, आर, लेकिन आर का मान 90 अंश होना चाहिए। 90 अंश होने के लिए इसको यहां से ऐसे जाना पड़ेगा, समझे, यानी इसी की सतह से ऐसे चला जाएगा, तब ये वाला पूरा कोण कितने अंश का हो गया। तो सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण मतलब आईसी या आई, जिसके लिए आर मतलब ये अभिलंब पर 90 अंश कोण बना दे, आर का मान 90 अंश हो जाए, इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। आर का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश। तब जो कोण बनेगा यहाँ सघन माध्यम में, या जो सघन माध्यम में आपतन कोण होगा, उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण, ठीक। तो यहाँ से देखो एक चीज हम लोग जानते हैं, स्नेल के नियम से प्रकाश किरण किससे आ रही है, बताओ, सघन माध्यम से। अब किसमें जा रही है, मान लो यहाँ पर वायु है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो क्या आएगा, कांच मान लें क्या, चलो कांच मानते हैं, ठीक है। सुनो, तो यहाँ से लिखेंगे चित्रानुसार सघन माध्यम से आ रही प्रकाश किरण यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आएगा बच्चों, देखो कांच के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो जी, बोलो, एन किसका निकाल रहे हैं, वायु का, तो ए बराबर आपतन कोण साइन, आपतन कोण क्या है यहाँ पर कितना है, आईसी बटे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान आर, आर बराबर कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो जी एन ए बराबर आएगा साइन आईसी बटे साइन 90। आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कितना, यहाँ लिखेंगे परंतु साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे जी एन ए बराबर हो गया साइन आईसी। अच्छा बच्चों ये एक फार्मूला हो गया। मेरा एक प्रश्न है, सुन लो, अगर मैं ए एन जी लिखूं तो ये ऊपर होगा या नीचे, आप इसको लिख सकते हो ए एन जी बराबर 1/साइन आईसी, दोनों फार्मूले एक ही है, यहाँ पर जी के सापेक्ष है और यहाँ पर एक, ठीक।